हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की फिजिकल एजुकेशन के बारे में। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाना, ठीक है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और ये वन शॉट वीडियो है, यानी कि सिंगल वीडियो में आपका कंप्लीट सिलेबस यानी कि सारे चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए। क्लास 11 ESP नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है। यहाँ पे आपको इस वीडियो लेक्चर की PDF मिल जाएगी, आप फ्री में उसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इसके लक्ष्य और उद्देश्य बताइए। देखिए, शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन, इसकी हमें क्यों ज़रूरत है, इसका क्या मतलब होता है, ये समझते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में क्या है, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देने के प्रयास को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। और आधुनिक युग में ये सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, क्योंकि देखो, हम सभी को शारीरिक शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमें शारीरिक शिक्षा होगी, ठीक है, हम इस एजुकेशन को लेंगे तो हम हेल्दी भी रह सकते हैं। गेम्स में यानी कि जो खेल होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें भी हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और यहाँ तक कि हमारा सर्वांगीण विकास भी होगा, ठीक है, क्योंकि हमें हेल्दी भी रखता है। कैसिडी जो है विद्वान है, ये क्या कहते हैं, इनसे समझते हैं। तो कैसिडी के अनुसार ये परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों के द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। अगर हम एक नज़र में देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक भाग है जो स्वास्थ्य, खेल, खिलाड़ी, टूर्नामेंट, चोट, जैव यांत्रिकी, गति, शरीर और इसमें समाहित जो आत्मा है, हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारे ऑर्गन, इन सब का अध्ययन है और इसके अध्ययन में और इसके विकास में मदद करता है, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा में हम क्या क्या पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर, इसमें हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। खेल के बारे में पढ़ते हैं, खिलाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, टूर्नामेंट हो गए, चोट हो गई, जैव यांत्रिकी, ठीक है, गति के बारे में जानते हैं, शरीर के बारे में पढ़ेंगे इसमें। फिर आत्मा, मन, बुद्धि, ऑर्गन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी का विकास में ये सहायक है। अब बात करेंगे शारीरिक शिक्षा जो है इसके लक्ष्य क्या है, कि इसको पढ़ाने का, देखो कोई भी चीज़ होता है ना, उसका एक लक्ष्य होता है, उसका एक एम होता है, एक उद्देश्य होता है। तो इसका क्या लक्ष्य है, तो देखिए, इसका लक्ष्य ये है कि प्रत्येक बालक को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाना। क्योंकि आपके स्कूल में अगर आपको क्लास 11th में, क्लास 12th में, क्लास 10th में फिजिकल एजुकेशन नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो उसका कुछ लक्ष्य होगा, ठीक है। इसको पढ़ाने का कोई लक्ष्य होगा, कोई उद्देश्य होगा। तो लक्ष्य क्या है कि हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाना। फिर क्या है कि प्रत्येक बालक में नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास करना, हर बच्चे में उसके अंदर नैतिक और सामाजिक जो गुण है उसका विकास करना, और हर बालक को एक अच्छा नागरिक बनाना, ये इसका लक्ष्य है। और शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य जो है वो सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण यानी कि सभी अंगों का हमारे विकास करना है। उसमें सभी तरह का विकास हो जाता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है, सामाजिक विकास, आध्यात्मिक, ये सब आ जाएगा इसमें। फिर क्या है, ये तो हो गया लक्ष्य। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि भाई बच्चे का शारीरिक विकास हो सके, मानसिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, ये सभी प्रकार का विकास करना जो फिजिकल एजुकेशन है, जो हमारा शारीरिक शिक्षा है, इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में यानी आज के समय में खेलों में, खेल उपकरणों में बदलाव हो रहा है, इसके क्या लाभ हैं। आप देखोगे कि आज के समय में जो खेल हैं, स्पोर्ट्स हैं, उसमें जो स्पोर्ट्स के जो उपकरण होते हैं, ठीक है, जो यूज़ की जाती हैं चीज़ें, उसमें काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं और उसके क्या लाभ हैं, तो देखिए इसके लाभ समझिए। इसके लाभ क्या है कि इससे ना प्रदर्शन में बढ़ोतरी होती है, यानी कि जो खिलाड़ी है जो अपना खेल का प्रदर्शन कर रहा है वो बढ़ोतरी होगी, उसमें वो बेहतर बनेगा। फिर क्या है कि इससे सही निर्णय लेने में फ़ायदा होगा। और आपको पता है कि खेल के दौरान कई बार जो खिलाड़ी होते हैं उनको चोट लग जाती है, ठीक है, तो इन चोट से बचाव में भी ये जो उपकरण हैं ये यूज़ में आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट खेलते वक्त सिर में हेलमेट लगाया जाता है, ठीक है, पैरों में पैड बांध लिए जाते हैं, हाथ में बांध लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्यों करा जाता है, ताकि उनको चोट ना लग जाए। तो ये चोटों से बचाव में भी कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाती है, ठीक है। और दर्शकों का रुझान बढ़ता है, खेल व्यवसाय में भी बढ़ोतरी हो रही है इन सब चीज़ों से। खेल की सुंदरता और साफ सफाई में भी बढ़ोतरी हो रही है। और इसका जो प्रसारण किया जाता है, ठीक है, जो दिखाया जाता है वो भी कहीं ना कहीं सकारात्मक हो रहा है। और ओलंपिक और जो प्रतिस्पर्धा वाली भावना है इसका विकास होना है। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके लाभ हैं।
अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण कैरियर को समझाइए। अब देखिए, मान लीजिए कोई फिजिकल एजुकेशन को पढ़ता है और बाद में फिजिकल एजुकेशन को ही पढ़ाना चाहता है, यानी इसको एज ए टीचिंग करियर लेना चाहता है, ठीक है, शिक्षण कैरियर के रूप में लेना चाहता है, तो उसके बारे में आपको समझाना है कि क्या इससे फ़ायदे हो सकते हैं। तो देखिए, जो फिजिकल एजुकेशन है इसको एक व्यावसायिक क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, और माना जाने लगा है। ये कैरियर उनके लिए उचित है जिनका इंटरेस्ट जो है वो या तो टीचिंग में हो, ठीक है, या ऐसे भी लोग जिनका इंटरेस्ट जो है वो स्पोर्ट्स में है, तो वो भी इसको फिजिकल एजुकेशन को अपने करियर के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। शारीरिक शिक्षा जो है वो शिक्षण कैरियर के अंतर्गत अध्यापकों को बहुत से स्तर पे कार्य करने का, अध्यापन करने का मौका मिलता है। आप चाहे प्राइमरी स्कूल देख लो, यानी कि छोटे लेवल के जो छोटे बच्चों का स्कूल होता है, 5वीं 8वीं तक के स्कूल, इनमें भी फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीटी टीचर जो भी होते हैं, इनका भी अहम योगदान होता है। फिर माध्यमिक स्कूल में देखें, यहाँ पे भी इनकी ज़रूरत होती है, हाई स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, फिर विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, इन जगह सभी जगह पे फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर है उसकी नीड होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो होती है उसके क्या मुख्य काम होते हैं। तो जो ओलंपिक समिति है, देखिए इसके क्या क्या काम है। इसका काम ये होता है कि जो खेल है ना, जो ओलंपिक खेल है, इसका आयोजन स्थल का निर्णय करना, कि यानी कि ये जो खेल होने वाले हैं ये कौन सी जगह पे होंगे, किस मैदान में होंगे, किस देश में होंगे, इसका निर्धारण करना इसका काम होता है। फिर क्या है कि खेल कार्यक्रम के संयोजन, यानी उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन करना, खेलों में मेजबान देशों का चुनाव करना, ठीक है, नए सदस्यों का चुनाव करना, ये सभी किसका काम होता है, ओलंपिक समिति का। फिर जो कंपटीशन होता है, जो प्रतियोगिता होती है, उसके लिए जो मौलिक नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, ठीक है, उसका निर्धारण करना वो भी यही समिति करती है। खेल संस्थाओं को बढ़ावा देने का काम और उनकी जो हेल्प है, सहायता है, उसका भी काम यही करती है। खेल में नैतिकता के साथ साथ खेलों के माध्यम से युवाओं को भी शिक्षा प्रदान की जा सके, जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, उनको प्रोत्साहित किया जा सके, ठीक है, ये काम भी समिति करेगी। और जो विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो खिलाड़ियों के सामाजिक और व्यवसाय के भविष्य एवं कल्याण के प्रयासों को भी बढ़ावा देना, कि खिलाड़ियों का सामाजिक विकास हो सके और भविष्य में उनको एक अच्छा, मतलब उनका व्यवसाय सही चल सके, मतलब इस खेल वाले क्षेत्र में जो आगे हैं उनको आगे भी, मतलब उनका जीवन यापन चल सके, इसका ध्यान देना भी किसका काम है, इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का काम है। इसके अलावा देखो, ओलंपिक आंदोलन को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव या पक्षपात के विरुद्ध कार्रवाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि कई बार जो स्पोर्ट्स होती है ना, उसमें कई प्रकार का भेदभाव हो जाता है, तो किसी भी प्रकार का यहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसको देखने का काम भी इसी समिति का है। अगर मान लो कोई भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम भी समिति का है। खेलकूद के साथ साथ संस्कृति और शिक्षा को संयुक्त करने का जो प्रयास है उसको भी प्रोत्साहित करना, ठीक है, एजुकेशन को भी महत्व देना है और स्पोर्ट्स को भी महत्व देना है, जो कल्चर है उसको भी महत्व देना है, ये सब प्रोत्साहित किया जाता है इसको। खेलों के सभी स्तरों पर महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता करना और उसको प्रोत्साहन देना। खेलों की सुरक्षा तथा एकता को मजबूत करने के लिए कार्रवाई करना। डोपिंग के विरुद्ध संघर्ष करना। डोपिंग क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में आगे है कहीं। डोपिंग कई प्रकार की होती है, वो सारे प्रकार बताऊंगा। डोपिंग के क्या नुकसान होते हैं, ठीक है, किस प्रकार से उसका मिसयूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। खेलों के विकास को प्रोत्साहित करना, कि जो खेल हैं वो प्रोत्साहित हो सकें, ठीक है। खिलाड़ियों का खेलों का राजनीतिकरण होने से बचाना, खिलाड़ियों का व्यापारिक शोषण होने से बचाना, ये सारा काम जो है ओलंपिक समिति का होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन और आधुनिक खेलों में अंतर क्या है और उसमें समानता क्या है। देखिए, प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो जो प्राचीन समय में जो खेल थे वो सिर्फ यूनान में थे, ठीक है। इसका आयोजन जो होता था वो सिर्फ यूनान में ही होता था, लेकिन आज के समय में देखें तो ये दुनिया में कहीं भी हो सकता है, ये इसमें अंतर है। पहले जो यूनान में खेल होते थे तो उसमें जो खिलाड़ी होते थे वो केवल यूनान के ही होते थे, बाहर के दूसरे देशों के खिलाड़ियों को नहीं रखा जाता था। लेकिन अब के समय में देखें तो जो खिलाड़ी होते हैं वो अलग अलग देशों के हो सकते हैं। फिर धार्मिक त्यौहार, धर्म से जोड़कर इन्हें देखा जाता था, लेकिन आज के समय में ये वैश्विक शांति और वैश्विक बढ़ोतरी के रूप में देखा जाता है। पहले क्या होता था, 5 दिन तक का होता था, अब इसमें 16 दिन तक की है। फिर 4 साल में एक बार पहले भी होता था, 4 साल में एक बार अभी भी होते हैं। तो ये कुछ समानता भी है और कुछ अंतर भी है, सब आपको यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में बताइए। तो देखिए, प्राचीन ओलंपिक खेल जो थे वो 776 BC में शुरू हुए थे और 394 AD में जो रोमन राजा था थियोडोसिस I,
इसने इसको बंद करवा दिया था। खेलों में क्या था, धार्मिक मूल्य ज़्यादा था। युद्ध ओलंपिक खेलों के दौरान रुक जाया करते थे, सिर्फ यूनानी ही प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग ले सकते थे, ये होता था प्राचीन समय में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि योग का खेलों में क्या योगदान है, और इसी के ऑप्शन में है कि योग के महत्व को समझाना है आपको। ठीक है, तो देखिए योग जो है ना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो योगा को अपनाते हैं, योग को अपनाते हैं, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से काफ़ी तंदुरुस्त रहते हैं। ठीक है, तो योग में शारीरिक और मानसिक व्यायाम होता है, जिससे कि हमारा जो शरीर है उसको फ़ायदा होता है, हमारे शरीर को लाभ होता है। तो इसका महत्व क्या क्या है, देखिए योग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं, यानी कि अपने आप को हम फिट एंड फाइन रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। फिर हृदय और फेफड़ों की जो कार्य क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, जो योग करने वाला व्यक्ति होता है उसको हृदय से रिलेटेड समस्या होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, और फेफड़ों की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। जो योग का नियमित अभ्यास करता है वो रोग मुक्त रहता है। ठीक है, उसको किसी प्रकार के रोग नहीं रहेंगे। लोच और समन्वय को बढ़ाएगा, ये थकान को दूर करने में सहायक होगा। इससे हमारी कहीं ना कहीं स्मरण शक्ति, जो हमारी जो स्मृति होती है वो बढ़ेगी, उसमें वृद्धि होगी। हमारा जो शारीरिक ढांचा है, जो हमारा शरीर है, उसमें भी सुधार होगा। ठीक है, फैट कम होगा, शरीर में लचक बनेगी। ठीक है, हेल्दी हो जाएगा इंसान। तो योग के ये महत्व है। नेक्स्ट है कि जो ध्यान होता है, यानी कि जो मेडिटेशन वगैरह होता है, इसका खेल में क्या योगदान है। तो देखिए मेडिटेशन हम इसे बोलते हैं, तो ध्यान लगाने से क्या होता है, एकाग्रता बढ़ती है। यानी कि एकाग्रता मतलब हमारा कंसंट्रेशन जो पावर होती है वो बढ़ती है। हम क्या क्या है, एकाग्र होकर किसी एक चीज़ के बारे में सोच सकते हैं और अपने दिमाग को स्थिर रख सकते हैं। ध्यान लगाने से हमारा मन और हमारे शरीर को आराम मिलता है, एक रिलैक्स वाली फीलिंग आती है। ठीक है, ध्यान लगाने से जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है वो दूर हो जाता है, कम हो जाता है। ध्यान लगाने से जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र जिसे कहते हैं, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, उसमें सुधार होता है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो अपने गुस्से पे भी काबू पा सकते हैं, अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं। ठीक है, उनका जीवन काफ़ी अच्छा हो जाता है, उनको हल्का हल्का फील होता है। तो ये इसके लाभ होते हैं। नेक्स्ट है कि योग निद्रा का विस्तृत रूप में व्याख्या करनी है, और ध्यान को बढ़ाने के लिए भी इसकी व्याख्या करनी है। तो योग निद्रा का क्या मतलब होता है। निद्रा का मतलब तो आप जानते हैं नींद होता है। अब ये योग निद्रा क्या है, इसे समझते हैं। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक नींद, यानी कि ये ऐसी नींद होती है जिसमें जागते हुए सोना है, यानी कि सोने के जागने के बीच की स्थिति। ना तो हम पूरी तरीके से सो रहे हैं, ना ही पूरी तरीके से हम जाग रहे हैं, इन दोनों के बीच की स्थिति जिसमें हम ध्यान वाली मुद्रा में हैं, योग वाली मुद्रा में है, इसको हम योग निद्रा कहते हैं। ठीक है, योग निद्रा के बहुत सारे लाभ होते हैं। अब मैं आपको शायद ना भी समझ में आया अगर योग निद्रा, तो आप यूट्यूब पे योग निद्रा की वीडियो सर्च करना, तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो योग गुरु होते हैं वो योग निद्रा की वीडियो बनाते हैं। उसमें आपको क्या करना होता है मैं आपको बता दूं। आपको उसको एक शांत कमरे में बैठ जाना है, अंधेरे वाले कमरे में आराम से आपको बिस्तर पे लेट जाना है। वो जैसा जैसा आपको बोलेंगे वैसा करना है। ठीक है, उसमें आपको वो कहेंगे अपने हाथ पैर को सीधा रखना है। ठीक है, और हमें जैसा मतलब वो आपको निर्देशन देंगे वैसा ही आपको करना है। तो आपके शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे वो। ठीक है, बिल्कुल मतलब आपको रिलैक्स कर देंगे। ना तो आप पूरी तरीके से सोए होंगे, ना पूरी तरीके से जागे होंगे, और जो उनकी बातों को आपको फॉलो करना है। तो इसे योग निद्रा कहते हैं। उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके अगर कोई इस चीज़ को अप्लाई करता है, प्रैक्टिस करता है योग निद्रा की, तो उसको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए दिन भर वो तरोताज़ा रहेगा। अगर आप योग निद्रा को अपना लेंगे, योग को अपना लेंगे, इसके महत्व को समझ लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ताज़ा फील होगा, तरोताज़ा फ्रेश रहोगे। शरीर के मस्तिष्क का स्वस्थ रहना। ठीक है, शरीर और हमारा जो मस्तिष्क है वो स्वस्थ रहेगा। नींद की कमी को ये पूरा कर देती है। इसमें थकान, तनाव या जो स्ट्रेस होता है, अवसाद होता है, वो दूर हो जाता है। योग निद्रा से बुरी आदतें छूट जाती हैं। योग निद्रा का प्रयोग करके जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ होती है, ठीक है, हमारे जो हार्ट से रिलेटेड जो हमें रोग होते हैं, हमारा सिर दर्द हो गया, तनाव हो गया, पेट व कोई चोट घाव हो गया, दमे की बीमारी, ठीक है, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, जोड़े का दर्द, साइटिका, अनिद्रा, अवसाद, ऐसी ना जाने कितनी बीमारियां होती हैं जो कि इन सभी बीमारियों में लाभ मिलता है। तो योग का बहुत महत्व है। अगर आप भी अपने लाइफ में योग को अपनाओगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आप इन चीज़ों को केवल पढ़ें ना, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अक्षमता से क्या अभिप्राय है। अक्षमता
ठीक है। अक्षमता नाम से ही आपको पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव वर्ड है। तो अक्षमता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति जो होता है वो किसी क्षति के कारण, मान लो उसको कोई चोट लग जाए या उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, उस क्षति के कारण सामान्य जीवन संबंधी जो उसकी क्रियाएं होती है उसको सामान्य रूप से नहीं कर पाता। ठीक है, यानी कि वो सक्षम नहीं रह पाता किसी कार्य को करने के लिए। हो सकता है उसको कभी चोट लगी हो या कोई भी रीजन उसके साथ हो सकता है। तो ये शारीरिक, संज्ञानात्मक और बौद्धिक रूप से भी हो सकता है। हो सकता है दिमागी रूप से कोई व्यक्ति ज़्यादा हेल्दी ना हो, ज़्यादा अच्छे से सोच ना पा रहा हो, कुछ अच्छे से ना कर पा रहा हो। ठीक है, ये व्यक्ति में जन्म से या फिर जीवन काल में कभी भी हो सकती है। हो सकता है किसी को जन्म से ही ऐसी प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि पहले वो ठीक हो 10-15 साल की एज तक, बाद में उसे कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या उसके बाद भी हो सकती है। और अक्षमता विकार विकसित नहीं होता। ठीक है, अक्षमता विकार में विकसित नहीं होता, यानी कि जैसे कि किसी को अक्षमता विकार हो गया तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं विकसित नहीं हो पाएगा, मैच्योर नहीं हो पाएगा, उसको शारीरिक रूप से सभी कार्यों को वैसे नहीं कर पाएगा जिस तरीके से एक हेल्दी और फिट व्यक्ति कर पाता है। नेक्स्ट है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विकास में जो परामर्शदाता होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, काउंसलर वगैरह, उनकी क्या भूमिका होती है, उनका क्या योगदान होता है। तो देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से हैं ये समझिए। ऐसे बच्चे जो जिनको कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो, ठीक है, हो सकता है उनके शरीर का कोई अंग कार्य ना करता हो, ठीक है, दिव्यांग भी हो सकते हैं वो। तो इसे समझते हैं। परामर्शदाता का कार्य जो है वो सभी बच्चों की सहायता करना होता है। वो चाहता है कि सभी की हेल्प करें, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल होते हैं। परामर्शदाता की सहायता और सकारात्मक योगदान से इन बच्चों की वृद्धि एवं विकास की दर जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, टैलेंट उनके अंदर भी होता है, लेकिन उनको उनकी प्रतिभा को समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए, उनको अच्छा मार्गदर्शन चाहिए, ये चीज़ नहीं मिल पाती है। तो काउंसलर होने की वजह से उसकी वृद्धि और विकास में कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बचपन से ही व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम न केवल उनके शैक्षणिक योग्यता बल्कि भावात्मक स्वास्थ्य और उनका सामाजिक तालमेल में सकारात्मक बदलाव लाती है। इस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं ना, अगर उनको बचपन से ही उनको व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जाए, उनको समझाया जाए, भावनात्मक रूप से उनका विकास किया जाए, ठीक है, सामाजिक तालमेल और सामाजिकरण उनको सिखाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। बच्चों के लिए नहीं, केवल ये मत समझिए केवल उस बच्चे को ही फायदा होगा, बल्कि समाज को भी इसका लाभ होगा। और क्या हो सकता है फ़ायदा? देखिए, परामर्शदाता जो है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं उनकी विशिष्टता के अनुसार उनके साथ परामर्श सत्र आयोजित कर सकता है। देखिए, हर बच्चे के अंदर एक टैलेंट होता है, एक प्रतिभा होती है, तो इसको उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग ये समझेगा और परामर्शदाता, और उसके हिसाब से उसका सत्र आयोजित कर सकता है, उसकी काउंसलिंग कर सकता है, ठीक है, उसको बुला सकता है, उसको समझा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि परामर्शदाता व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है और जो विद्यालय के अन्य शिक्षक और कर्मचारियों से परामर्श और सहयोग कर विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके अनुसार वातावरण उपलब्ध कराने में परामर्शदाता सहायता करता है। जो काउंसलर होता है वो क्या करता है, बच्चे के टीचर से मिलता है और स्कूल के स्टाफ से मिलता है और बच्चे के बारे में केस स्टडी करता है, बच्चे को समझता है, उसकी प्रॉब्लम को समझता है, ठीक है, उसके बाद उसका जो निदान है उसके लिए जो करना है वो कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यावसायिक चिकित्सक का क्या योगदान है? तो देखिए, स्वयं की देखभाल, यानी कि जो विशेष शैक्षणिक अवस्था वाले जो बच्चे हैं, आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको स्वयं की देखरेख यानी व्यावसायिक चिकित्सक जो है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। और वो जो डेली लाइफ जो उनकी होती है, जैसे उसमें खाना खाना, कपड़े पहनना, नहाना, इन सारी क्रियाओं को करने में सहायता कर सकता है और खेलने में सहायक हो सकता है, ठीक है। विद्यालय की जो क्रियाएं होती हैं, जो भी विद्यालय में कार्य होते हैं, उन सबको करने में उनकी कहीं ना कहीं उनके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है, उनको लाभ पहुंचा सकता है। फिर रहन सहन के वातावरण में बदलाव, एक व्यावसायिक चिकित्सक जो होता है वो मुख्य रूप से घर, विद्यालय, खेल के मैदान, क्रियाओं को करने के लिए वातावरण में जो सुधार की जरूरत होती है वो विशेष बच्चों के अनुकूल बना सकता है। देखिए, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होते, उनको कई तरह की शारीरिक प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए स्कूल में कौन सी जगह कैसे बनाना है। देखिए, अब बच्चों के लिए मान लीजिए सीढ़ी बनी हुई है, तो जो चलने फिरने वाले बच्चे हैं वो आराम से उस सीढ़ी पे जा सकते हैं, लेकिन जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, मान लो उसके किसी के पैर में प्रॉब्लम है तो वो नहीं चल सकता, तो उसके लिए रैंप बनी होनी चाहिए। खेल के मैदान में उनके लिए क्या क्या होना चाहिए,
ठीक है, बाहर क्या होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें ये जो चिकित्सक है वो बता सकता है और उसके अकॉर्डिंग सुधार किया जा सकता है। फिर बच्चों के लेखन और सूक्ष्म जो गामक उसकी क्रियाएं होती हैं उसको ध्यान दे सकता है, उसमें अगर कोई कमी है उसको सुधार सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ये व्यावसायिक चिकित्सक होते हैं ना, वो बच्चों की समस्या को देखते हैं और उनकी समस्याओं के अकॉर्डिंग उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है हर इंडिविजुअल बच्चे के अनुसार वो बताता है। अगला क्वेश्चन है कि सुयोग्यता से क्या अभिप्राय है। सुयोग्यता जो होता है वो किसी व्यक्ति की वह क्षमता होती है जिससे वह एक अच्छा और संतुलित जीवन व्यतीत करता है। शारीरिक पुष्टि से क्या अभिप्राय है, तो देखिए शारीरिक पुष्टि में क्या होता है, एक साधारण व्यक्ति की जो शारीरिक पुष्टि का अर्थ है, मतलब जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल व्यक्ति है, कोई भी, आप, मैं या कोई भी, उसका जो डेली लाइफ का जो भी काम है, ठीक है, जो दैनिक जीवन का कार्य है, अगर वो अपने डेली लाइफ के कार्य को आसानी से कर पाता है, वो थकान नहीं होती उसको, बिना थकान को अनुभव किए हुए अपने डेली लाइफ के कार्य को आसानी से कर पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति क्या है, शारीरिक रूप से पुष्ट है, फिजिकली फिट है, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता, उसको कार्य करने में दिक्कत आ रही है, तो फिर वो फिजिकली फिट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है, यानी हेल्थ का क्या महत्व है। तो देखिए बहुत बड़ा महत्व होता है हेल्थ का। एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो अच्छा जीवन जी सकता है, ठीक है, अच्छे तरीके से अपने आप को रख सकता है। लेकिन जो एक अनहेल्दी होगा, एक बीमार व्यक्ति होगा, वो कहीं ना कहीं हमेशा समस्याओं से घिरा रहेगा। तो स्वास्थ्य का महत्व क्या होता है ये आप सभी जानते हैं, तो यहाँ पे समझते हैं इसको। आयु में दीर्घ वृद्धि, इस एक हेल्दी व्यक्ति का जो आयु होगी उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, यानी कि वो ज़्यादा लंबे समय तक जिएगा। ठीक है, व्यक्ति के बूढ़ा होने की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाएगी। वो बूढ़े व्यक्ति में भी कहीं ना कहीं जब वो उसकी एज बढ़ेगी तब भी वो शक्तिशाली और हेल्दी बना रहेगा। ऊर्जा के स्तर में वृद्धि, जो हेल्दी लोग होते हैं उनके जो एनर्जी का जो लेवल होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, एनर्जेटिक रहते हैं क्योंकि उनकी जो जीवन शैली होती है, लाइफस्टाइल होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, फिर क्या है, अवसाद को कम करने में सहायक जो हेल्थ होती है, जो हेल्दी व्यक्ति होता है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल होती है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्या होता है, जो अवसाद होता है, टेंशन होती है, वो कम होती है। शारीरिक पुष्टि का जो स्तर होगा उसमें वृद्धि होगी कि भाई वह फिजिकली फिट रहेगा, जीवन के जो सभी कार्य हैं उसे आसानी से कर पाएगा, सरलता से कर पाएगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, तनाव जो स्ट्रेस होता है उससे वो मुकाबला कर पाएगा। वरना नॉर्मली क्या होता है, लोग तनाव आ जाता है, टेंशन आ जाती है, कोई सुसाइड करने जा रहा है, कोई टेंशन में डूब रहा है, कोई शराब पी रहा है, नशे में जा रहा है, ये सब करने लगते हैं। लेकिन जो एक हेल्दी व्यक्ति होगा, ठीक है, वो तनाव का मुकाबला करेगा, वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेगा। तो ये सब होता है स्वास्थ्य के लक्षण। अगला क्वेश्चन है कि जीवन शैली यानी जो हमारा लाइफस्टाइल होता है, इसमें बदलाव के द्वारा स्वास्थ्य के खतरे को हम कैसे कम कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है बी। यहाँ से समझ लीजिए, ए व्यक्ति जो है वो टाइम पर सोता है, ठीक है, उस टाइम पे सोएगा, टाइम पे जागेगा, रोज योग करेगा, व्यायाम करेगा, जितनी भूख है उतना ही खाएगा, यानी खाने पीने में ध्यान देगा, और जो बाहर की चीज़ें नहीं खाएगा, जंक फूड वगैरह, ऑयली फूड, मसाले वाली चीज़ें, इस तरह की चीज़ें नहीं खा रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज कर रहा है और स्ट्रेस से फ्री रहता है, डेली मतलब योग वगैरह कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति क्या है, जो ना तो टाइम पे सोता है, ना ही टाइम पे जागेगा, जब मन करा तब खा लेगा, ज़्यादा खा लेगा, उल्टा सीधा खा लेगा, ये खा लेगा, ठीक है, ना एक्सरसाइज करेगा, उसकी जो लाइफस्टाइल है सिडेंट्री है, बेकार लाइफस्टाइल है। अब ऐसे में ए और बी दो व्यक्ति हैं। अब आप समझिए कि इस व्यक्ति को क्या होगा, ये 20 साल, 25 साल, 30 साल तक तो ये ठीक रहेगा, लेकिन 30 प्लस होने के बाद इसके शरीर में बहुत तरह की बीमारियां आनी शुरू हो जाएगी और बहुत तरह की इसको दिक्कतें होंगी। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति जो है ये हेल्दी रहेगा। तो आपको समझ में आ गया कि लाइफस्टाइल क्या है, बहुत ही अगर जिसकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है वो बहुत तरह के खतरे उसको कम हो जाते हैं, रिस्क कम हो जाते हैं। तो यही आपसे पूछा हुआ है। अब मान लीजिए ये व्यक्ति भी ऐसी लाइफस्टाइल अपना ले ए जैसी, तो ये धीरे धीरे इसकी जो समस्या है वो कम होने लग जाएगी, ये भी इसकी तरह हेल्दी होने लगेगा। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे बताना था। तो जीवन शैली में बदलाव के द्वारा क्या हो सकता है ये बताते हैं। तो देखिए खान पान की आदतों में सुधार करेंगे, खान पान की आदतों में सुधार करेंगे तो अपने आप ही क्या होगा, मोटापा कम होने लग जाएगा, मधुमेह जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। हमें कम से कम टीवी देखनी है, कम से कम हमें मोबाइल देखना है। हमें जो स्क्रीन देखेंगे तो उससे हमारी आंखों को फ़ायदा होगा, हमारे मस्तिष्क को फ़ायदा होगा। ठीक है, धूम्रपान, अगर मान लो कोई व्यक्ति सिगरेट वगैरह पीता है, बीड़ी, तंबाकू, ये सारी चीज़ें करता है, तो वो उसको बंद कर देगा तो वो एक हेल्दी लाइफ जी सकेगा। बहुत तरह के खतरों जो होते हैं जीवन में वो कम हो जाएंगे। पर्याप्त नींद लेने से भी हमें बहुत तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। मदिरा यानी जो शराब है उसको या तो बहुत कम लेना चाहिए या फिर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उससे भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। व्यायाम और योग को अपनाने से फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ अगर हम अपनाते हैं
या लाइफस्टाइल को सुधारते हैं तो हमें बहुत तरह के मतलब फ़ायदे मिलेंगे। अब इन सब चीज़ों को अपनाने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए हार्ट अटैक के जो रिस्क होते हैं वो कम हो जाते हैं, डायबिटीज़ के रिस्क जो है वो कम हो जाते हैं, और भी जो शरीर के रोग होते हैं उन रोगों से लड़ने की क्षमता मिलेगी, रोग से बचा रहेगा इंसान, ठीक है, ये सब फ़ायदे हो जाएंगे। शारीरिक पुष्टि के अंगों की व्याख्या करनी है, तो शारीरिक पुष्टि के अंगों में शक्ति आ जाती है। शक्ति का मतलब क्या है यहाँ पे, किसी भी कार्य को करने के लिए जो भी हमें शारीरिक क्षमता है होती है हमारी, वो शक्ति कहलाती है, ठीक है। हमें किसी भी कार्य को करने के लिए हमें कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा, कुछ शक्ति की जरूरत होती है। और जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, मेडिसिन बॉल के साथ व्यायाम करना, आइसोमेट्रिक व्यायाम करना, खींचना, या फिर ये सब शक्ति के उदाहरण। अब देखिए कोई भी एक्सरसाइज जब हम करते हैं उसमें हमें बल का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, तो वो बल हमारे अंदर होना चाहिए, वो शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। एग्जाम्पल तो ये दे रखे हैं, वरना यहाँ पे आप इन सबको काट के सीधा सीधा ये लिख देते, कोई भी अगर आप व्यायाम करोगे, कोई भी कार्य करोगे तो शक्ति की आवश्यकता होगी। सेकेंड नियम है गति। अब गति क्या है इसे समझते हैं। गति में क्या है, ये व्यक्ति की वह योग्यता होती है जिसके द्वारा एक ही तरह की जो क्रिया होती है उसको वो बार बार कर ले, ठीक है, और शरीर के जो अंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा घुमा सके, तो इस क्षमता को हम कहते हैं गति। गति प्रदर्शन जो होता है वो विभिन्न खेलों में हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, तेजी से लय के साथ अभ्यास करना, ठीक है, बहुत तेजी से किसी का पुनरावृत्ति करना, या फिर तेजी से दौड़ना, एक ही तरह के कार्य करना, ये सब गति में आ जाता है। फिर है सहन क्षमता। ये कार्य को जारी रखने की योग्यता और थकावट को रोकने या विरोध योग्यता कहलाती है। इसमें कहने का मतलब ये है कि हम किसी कार्य को लगातार करते रहें और हम उस कार्य में थके भी ना, तो ये हमारी क्या है, सहन क्षमता कहलाएगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम देखें तो खेलों में जब हम खेलते हैं, किसी कार्य को करते हैं, लंबी दौड़ हो गई या कुछ भी हो गया, तो उसमें अगर हम अच्छे तरीके से खेल पा रहे हैं तो हमारी सहन क्षमता क्या है, ठीक है। अगर मान लो हम थोड़ी देर खेल रहे हैं और हम बेहोश हो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, चक्कर आने लग जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, हमारी सहन क्षमता को बताता है कि हमारी सहन क्षमता जो है वो कमज़ोर है। अब नेक्स्ट है हमारा लचक। देखिए हम सभी के शरीर में लचक होनी जरूरी है। अगर हम योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर में लचक रहेगी। शरीर के जोड़ों में गति की क्षमता है या लचीलापन एक संयुक्त संरचना, चारों ओर से गति की सीमा, मांसपेशीय लंबाई, संयुक्त संरचना और अन्य कारकों को प्रभावित करती है। अब यहाँ पे आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए हम सभी के शरीर में लचक की आवश्यकता होती है। योग के जरिए, व्यायाम के जरिए हम इस लचक को पा सकते हैं। अगर हमारा शरीर लचीला है, ठीक है, हमारे शरीर में लचीलापन है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मांसपेशियां हैं या फिर हमारे जो लिगामेंट्स वगैरह हैं वो सब मजबूत रहेंगे। लेकिन अगर लचक नहीं है तो उससे हमारे शरीर में चोट लग सकती है, ठीक है, हमें नुकसान हो सकता है। फिर नेक्स्ट है तालमेल संबंधी योग्यता। ये एक ऐसी योग्यता होती है, इसमें हम विभिन्न गति क्रियाओं को सुचारू रूप से कर सकते हैं, प्रभावशाली तरीके से, और संतुलन बनाना होता है इसमें। कुल मिला के मेन बात ये है। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। जो हमारी सुयोग्यता होती है, हमारी जो शारीरिक पुष्टि होती है, इसको कौन सी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं, तो बहुत सारे। देखिए अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करेंगे तो हम फिजिकली फिट हो पाएंगे, सुयोग्य हो पाएंगे, क्लियर, आपको पता है, सभी जानते हैं। फिर क्या है, ट्रेनिंग। जो कोई खिलाड़ी है वो अपने खेल के लिए उसे उचित ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। अगर रेगुलर ट्रेनिंग लेगा तो वो शारीरिक रूप से पुष्ट भी रहेगा और सुयोग्य भी रहेगा। फिर आराम। देखिए अब ये है, इंसान का शरीर जो एक मशीन है, ठीक है, मशीन की तरह काम करता है। अब होता क्या है कि हम अपने शरीर को उतना ही हमें काम करना चाहिए जितनी हमारे अंदर एनर्जी हो। ये नहीं हो कि एनर्जी से ज़्यादा जो हमारा बल है, शारीरिक क्षमता है, उससे ज़्यादा कार्य नहीं करना चाहिए। बीच बीच में हमको आराम लेना चाहिए। अगर हम आराम लेंगे तो हम शारीरिक रूप से पुष्ट रहेंगे, सुयोग्य रहेंगे। तनाव से मुक्ति और आयु भी मैटर करती है। देखो छोटा बच्चा होता है तब उसकी आयु कम होती है, तो उस समय में क्या होता है, उसका शारीरिक पुष्टि और उसकी सुयोग्यता का लेवल अलग होता है। जब वो मैच्योर होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसकी एज बढ़ती है, तो उसके साथ साथ आयु के साथ उसकी मैच्योरिटी, उसकी शारीरिक बनावट, हर चीज़ में बदलाव आता है। उसकी शक्ति, उसकी क्षमता, इसमें बदलाव आता है, तो आयु भी महत्वपूर्ण है। लिंग में क्या है, देखो पुरुष और स्त्री, दो तरह के लोग हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि पुरुषों का जो शारीरिक संरचना है, इसमें देखें स्त्रियों की तुलना में, अगर हम उसको तुलना करें स्त्री के मुकाबले, तो पुरुष जो होते हैं अधिक बलवान होते हैं, ठीक है, शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम होते हैं। बीमारी, मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है तो वो भी उसकी शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करेगी। आपको मान लो कोई बीमारी हो जाती है तो आपका शरीर जो है वो उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से एक नॉर्मल व्यक्ति का काम करता है। फिर आसन संबंधी विकृति, वंशानुक्रम, जलवायु, रहन सहन का स्तर, आहार, हमारी डाइट वगैरह, ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमारी शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करती है।
क्वेश्चन है कि परीक्षण और मापन को परिभाषित करना है। देखिए परीक्षण क्या होता है, परीक्षण में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो परीक्षण कर रहा होता है, उसको हम प्रशासक कह सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका परीक्षण किया जाना है, यानी जिस पे टेस्ट किया जाना है, ठीक है। और उसमें कई सारी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, कई सारे उपकरण, कई सारे साधन, कई सारी प्रक्रिया, कई सारी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सबको मिला के क्या होता है, परीक्षण कहलाता है। तो समझते हैं, परीक्षण का संबंध जो होता है वो किसी ऐसे विशेष उपकरण, साधन, प्रक्रिया या तकनीक से होता है। यानी इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण, साधन, प्रक्रिया और तकनीक का इस्तेमाल होता है। इसमें जो प्रशासक है, यानी जो कर रहा है परीक्षण, ठीक है, उसमें जो परीक्षण देने वाला है, यानी जिसका परीक्षण किया जा रहा है, जिसकी टेस्टिंग हो रही है, उसमें उससे हम क्या उम्मीद करते हैं कि जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें बाहर निकलेगी, यानी उत्तर, निष्कर्ष या जो भी हम जानना चाह रहे हैं वो चीज़ हमें मिलेंगी। फिर इसके बाद क्या है कि मापन मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायता करता है ये, और इससे आंकड़ों को इकट्ठा करना और उसमें विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। अब कहने का मतलब देखिए, मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, अब उसकी शारीरिक योग्यता को टेस्ट करना है, तो उसमें कई तरह के उसके टेस्ट हो जाएंगे। वो टेस्ट कोई करेगा जिसको हम प्रशासक कह रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति उसका टेस्ट कर रहा है, तो उस टेस्ट को करने में वो बहुत सारी उपकरण का, मशीनों का, कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके उसका टेस्ट करेगा। फिर उसकी शारीरिक क्षमता को जान जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, उसमें उसका मापन हो गया है, ठीक है, उसका मूल्यांकन करेगा और उसके बारे में जो आंकड़े हैं, जो जानकारी है, वो उसको इकट्ठा करेगा और उसको कहीं ना कहीं उसी के जरिए उसके खेल प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी समस्याओं को समझ गया है, उसकी चीज़ों को समझ गया है, तो उसको सुधार कर उसमें उसके खेल के प्रदर्शन को सुधारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षण, मापन और मूल्यांकन के 4 मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो इनका उद्देश्य क्या होता है, परीक्षण करना, मापन करना, मूल्यांकन करना, इसका क्या उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य होता है कि जो खिलाड़ी है, जो व्यक्ति है, उसकी योग्यता और क्षमता को जानना, कि उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, जो मैंने आपको बताया था टेस्ट में यही तो होता है, टेस्ट में हम जानते हैं। फिर क्या है कि प्रतिभागियों की आवश्यकताओं की खोज करना, कि उसकी क्या आवश्यकता है। जब हम ये चीज़ें जानेंगे तो हम ये उसकी आवश्यकता को भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर क्या है, उसको अभिप्रेरित करना, यानी उसको मोटिवेट करना, खिलाड़ियों को वर्गीकृत करना, क्योंकि खिलाड़ी में भी कई कैटेगरी होते हैं, उच्च स्तर के या निम्न स्तर के या मीडियम स्तर के, उनको कैटेगराइज कर लेना, वर्गीकरण कर लेना उनका, ठीक है। फिर उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें। BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। देखिए ये ना एक सांख्यिकीय गणना है। इसमें क्या होता है कि कोई भी मान लो व्यक्ति है, उसका शरीर को देखा जाता है कि उसका शरीर अल्प भार है, यानी कि कहीं वजन उसका कम तो नहीं है, या फिर मतलब वो नॉर्मल वजन है उसका, या फिर कहीं उसका वजन ज़्यादा तो नहीं है। इस चीज़ को जानने का कार्य करते हैं BMI के द्वारा। BMI जो है, अगर जो नॉर्मल माना जाता है, देखिए वो 18.5 से 24.9 यहाँ तक जो होता है वो ठीक माना जाता है। लेकिन अगर इससे कम है तो उसको अल्प भार बोलेंगे, यानी कि उसमें वजन में कमी है, और इससे ज़्यादा है तो फिर उसको ज़्यादा वजन वाला व्यक्ति हो जाएगा, यानी वो मोटा है, अति भार है। फिर मोटे में भी भाई कैटेगरी होती है, मोटापा 1, मोटापा 2, मोटापा 3, इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप सभी अपना बॉडी मास जो है वो जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, इसका कैलकुलेटर होता है, आप गूगल में जाइए, वहाँ पे जाके आपकी जो हाइट है, जो आपकी लंबाई है, हाइट को लिख दो। आपकी जो एज है, जैसे आप 17 साल के हो, 18 साल के, जो भी आपकी एज को आपको डाल देना है, अपनी हाइट को नाप के डाल देना है, अपना वजन जो है वजन को डाल देना, क्योंकि इसमें पाउंड में पूछता है, तो आप अपने किलो वाले वजन को पाउंड में कन्वर्ट कर लेना गूगल पे जाके। उसके बाद आप उसको किलो में आ जाएगा तो किलो वाले वजन को डाल देना, और फिर उसके बाद आपका BMI आ जाएगा, यानी बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपका BMI 18.5 से लेके 24.9 तक आ रहा है या 25 तक भी आ रहा है मान लो, तो ठीक है, आप नॉर्मल में हो। इससे कम आ रहा है तो फिर आप इसमें आ जाओगे, इससे ज़्यादा आ रहा है तो आप इस कैटेगरी में आओगे, फिर कितना ज़्यादा आ रहा है उसके हिसाब से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये BMI होता है। अगला क्वेश्चन है कि एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताना है, इनमें क्या अंतर होता है। देखिए एंडोमॉर्फ जो व्यक्ति होते हैं, इनकी बाजू और टांगे जो होती है वो छोटी होती है, इनका शरीर जो होता है वो गोलू मटोलू टाइप के होते हैं। ये मांसपेशियाँ इनकी ज़्यादा विकसित नहीं रहती हैं, वसा इनके अंदर फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, शरीर में चर्बी होती है, ठीक है। नाशपाती के आकार का शरीर होगा इनका। इनके खेलों का क्षेत्र जो होगा वो सीमित होगा, क्योंकि जिसका शरीर ऐसा होगा वो उसका ज़्यादा खेल नहीं सकते, वो सीमित होगा, ठीक है। ये कम सक्रिय लोग होते हैं, कम एक्टिव होते हैं। ये तो हो गया एंडोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ क्या होते हैं, इसके अपोजिट होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों का जो शरीर की रचना होती है उसमें संतुलन होता है, यानी बैलेंस होती है। शरीर की बनावट एक एथलीट यानी एक खिलाड़ी जैसी रहेगी। मांसपेशियां इनकी मजबूत होगी, शरीर में जो फैट होगा वो नॉर्मल होगा, संतुलित होगा, ठीक है। शरीर की आकृति जो है वो आयताकार होगी। खेलों का क्षेत्र जो है असीमित होता है, कि कोई भी क्षेत्र में खेल खेल सकते हैं। ये एक्टिव लोग होते हैं, एक्टिव होने की वजह से ये दुनिया भर की क्रियाएं जो है वो कर सकते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में अस्थियों का क्या कार्य है। हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, उनका क्या काम होता है। तो देखिए खनिज जो होते हैं उसका भंडारण करना अस्थियों का काम है। शरीर को एक आकृति प्रदान करती है हमारी हड्डियां। हमारी हड्डियों के ऊपर फिर आप देखते हो मांसपेशियां वगैरह होती है, तो मांसपेशी को सपोर्ट करना यानी सहारा देने का काम करती है हड्डी। उत्तोलक का कार्य करती है, सुरक्षा प्रदान करती है हमारे शरीर को, लाल कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायता करती है। तो ये तो अस्थियों का काम हो गया। मांसपेशी जो होती है हमारी मसल्स वगैरह होती है, उसके क्या फायदे होते हैं, क्या गुण होते हैं। तो देखिए मांसपेशी जो होती है उसमें सिकुड़न की क्षमता है, वो सिकुड़ सकती है, वो उत्तेजित हो सकती है, वो लचीली भी होती है, उसमें बढ़ भी सकती है मसल्स और मसल्स घट भी सकती है, दोनों क्षमता होती है। ठीक है, फिर क्या है, श्वसन प्रणाली के क्या कार्य होते हैं। तो हवा और खून के बीच में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने का काम श्वसन प्रणाली का है। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए और वोकल जो हमारी ध्वनि है उसको उत्पन्न करने में मदद करती है। जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो पीएच होता है, पीएच जो वैल्यू होती है उसको नियमित करना में भी काम करती है। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं से रक्षा करने के लिए श्वसन प्रणाली विभिन्न स्तरों पर शरीर में सूक्ष्म जीव की प्रविष्टि को रोकता है, क्योंकि बाहर से भी सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, जीवाणु होते हैं, वो हमारे सांस के जरिए अंदर जा सकते हैं, तो उसको रोकने का काम भी ये करती है। इस प्रकार वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन हानिकारक चीज़ों को से हमारी सुरक्षा करती है हमारी श्वसन प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न अस्थियों का वर्गीकरण करो। देखिए शरीर में हमारी बहुत तरह की हड्डियां होती है, वो भी कई सारी कैटेगरी होती है उनकी। तो हड्डियां देखिए, जैसे लंबी हड्डियां, ये लंबी होती हैं और ये थोड़ी होती हैं शरीर में। और इसके बाद आती है छोटी हड्डियां, ये घन के आकार की होती हैं, छोटी होती है, जैसे हमारी कलाई वलाई की हड्डी हो गई, पंजे की हड्डी हो गई, ठीक है, छोटी छोटी होती हैं ये। फिर फ्लैट चपटी हड्डी होती है, ये अस्थियां, स्पाजी अस्थि केंद्रित परत की बनी होती है, ये चपटी टाइप की होंगी। और तिल्लाकार हड्डियां, इनकी संरचना एक बीज की तरह होती हैं। हथेली, पैर के नीचे का भाग, टखना वगैरह इसमें आ जाती हैं। अनियमित अव्यवस्थित हड्डियां, इसमें क्या होता है, जो हड्डी का जो आकार होता है ना, वो बाकी सभी हड्डियों से बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग होता है। ये इसीलिए इसको हम क्या बोले, अव्यवस्थित हड्डी कह रहे हैं। चेहरे की हड्डी हो जाएगी। फिर क्या है, सुचुरल हड्डियां, ये हड्डियां खोपड़ी का जो जोड़ होता है उसके बीच में पाई जाती हैं। तो कई प्रकार की हड्डियां हमारे शरीर में होती है। अगला क्वेश्चन है कि जो किशोर अवस्था होती है, जो किशोर अवस्था है हमारे, जो 13 साल से लेके 19-20 साल के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट वगैरह होते हैं, ये किशोर होते हैं। ठीक है, आप भी इसी एज में हो। तो जो किशोर होते हैं इनकी क्या समस्या है, तो इनका जो व्यवहार होता है वो आक्रामक होता है। इस अवस्था में किशोर आक्रामक और रहता है, ठीक है, आक्रामक, गुस्से में रहता है और विभिन्न बातों पे आक्रामक हो जाता है, जल्दी से चिड़चिड़ा हो जाता है। जब कोई कार्य करने के लिए कहा जाए तो उस कार्य को करने से इनकार कर देते हैं। इसके साथ साथ नायक बनाने की भी कोशिश करते हैं, नायक बनने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो एज होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि खून बहुत गर्म है, ऐसे बोला जाता है, एग्जाम्पल, मुहावरा है एक तरह से। ठीक है, यानी कि क्या होते हैं, ये बहुत आक्रामक होते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पे गुस्सा आ जाएगा और चिड़चिड़े हो जाते हैं। और ये चाहते हैं मतलब नायक बनना, कहीं ना कहीं मतलब समाज में अपनी एक अच्छी स्थिति चाहते हैं। फिर क्या है, सामंजस्य और स्थिरता में कमी होती है, किशोरों की स्थिरता कम होती है और जिसके इसमें सामंजस्य और इनकी सामंजस्य शक्ति जो होती है वो भी कम होती है। ठीक है, एक बैलेंस नहीं हो पाता, इनका व्यवहार कभी स्थिर नहीं होता, कभी एकदम से चिड़चिड़ा हो जाएगा, कभी नॉर्मल हो जाएगा, इस तरह की समस्या ज़्यादा रहती है। कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि वे अपने परिवार में भी एक बैलेंस नहीं बना पाते, घर वालों से, माँ बाप से भी लड़ाई हो जाती है, एक स्वतंत्र वातावरण चाहते हैं। ठीक है, ये महत्व की अनुभूति, किशोर जो होते हैं वो खुद को महत्वपूर्ण समझने लगते हैं, वो सोचते हैं कि उसे भी सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन उसके माता पिता उसे गंभीरता से नहीं लेते, वे किशोर की भावनाओं को समझने पे विफल रहते हैं। यही कारण है कि खुद को वो महत्वहीन समझने लग जाते हैं बच्चे। फिर करियर के चयन की समस्या बहुत आती है, क्योंकि किशोर जो मन होता है ना, वो कई तरह की चीज़ों के बारे में सोचता है, क्योंकि मैच्योर नहीं होते ये, तो करियर को लेकर मैच्योर नहीं होते, एक सही डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल होता है किशोर के लिए। ठीक है, और फिर शारीरिक समस्याएं होती है लड़के और लड़कियों में, उनके जो बाहरी और आंतरिक जो परिवर्तन होते हैं, इसकी वजह से भी कई बार इनमें अनावश्यक चिंता हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में होने वाली जो समस्या है उसको कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। देखिए ये समस्या तो होती है, हमने पढ़ लिया, लेकिन इन समस्या को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, सहानुभूति और स्वतंत्र पूर्ण व्यवहार से, अगर माता पिता किशोरों के बदलते व्यवहार के कारण चिंतित होने की बजाय उनको सहानुभूति दें, उनको स्वतंत्रता दें, उनकी बातों को सुने समझे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन हो जाएगा।
फिर घर और विद्यालय का स्वस्थ वातावरण, घर में भी अच्छा माहौल मिले और विद्यालय में, क्योंकि इस उम्र में बच्चा भटक सकता है, गलत आदतों का शिकार हो जाता है, जुआ खेलना, नशा करना, ये सारी प्रवृत्ति जो है इसी एज में आती है बच्चे में सबसे ज़्यादा। तो अगर इन सब चीज़ों में घर में एक अच्छा माहौल मिले, अच्छी गाइडेंस मिले, विद्यालय में अच्छा माहौल, अच्छी गाइडेंस मिले, तो वो क्या कर सकता है, इन गलत चीज़ों को छोड़ सकता है और अच्छी जगह जा सकता है, जैसे नृत्य हो गया, योग्य हो गया, योग हो गया, ठीक है, एरोबिक्स, जिम, अपनी एनर्जी को यहाँ पे यूज़ कर सकता है, ना कि अपने आप को बर्बाद करने में, ठीक है। फिर क्या है, नैतिक और धार्मिक शिक्षा, अगर घर पे, विद्यालय में, माता पिता के जरिए, परिवार में अगर इनको बुजुर्गों के द्वारा, माता पिता के द्वारा धार्मिक शिक्षा दी जाए तो भी कहीं ना कहीं इनकी समस्याओं का निदान हो जाएगा। इनके साथ दोस्ती भरा व्यवहार किया जाना चाहिए, ठीक है, माता पिता को भी, शिक्षकों को भी, तो इनकी समस्याएं सुलझ सकती है। अगला क्वेश्चन है कि खेल मनोविज्ञान के महत्व को बताना है। तो खेल मनोविज्ञान का अगर ज्ञान है किसी को तो वो खेल प्रदर्शन में उसके सुधार हो जाएगा, ठीक है, उसको प्रेरणा मिलेगी, कहीं ना कहीं एक बेहतर परामर्श अगर दिया जाए तो वो अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, ठीक है, अच्छे खिलाड़ी को चुनने में सहायता मिल सकती है। तो इसको समझते हैं। देखिए, प्रदर्शन में सुधार कैसे होगा, खेल मनोविज्ञान जो है वो एथलीट या जो खिलाड़ी होते हैं उसको अपना बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आत्मविश्वास में सुधार करने में सहायता करता है। खेल मनोविज्ञान का ज्ञान अगर है तो खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से उनके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, उनके व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनैलिटी को सुधारा जा सकता है, ठीक है। और देखिए, उचित प्रेरणा देके प्रेरणा और प्रतिक्रिया खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाती है। अगर खिलाड़ियों को मोटिवेट किया जाए, उनको अच्छा परामर्श दिया जाए तो वो उनकी जो खेल की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छे खिलाड़ियों का चुनाव, खेल मनोविज्ञान का ज्ञान जिन प्रशिक्षकों को होता है, जिस ट्रेनर को होता है, तो वो अच्छे खिलाड़ियों को चुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि खेल प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है, खेल प्रशिक्षण के सिद्धांतों के बारे में बताना है। तो देखिए, प्रशिक्षण क्या होता है, उच्चतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने की एक जटिल प्रक्रिया है। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कब दी जाती है, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर खिलाड़ी बनाया जा सके, उनको अच्छी स्किल सिखाई जा सके, ताकि वो अच्छा खेल खेलें और अच्छा प्रदर्शन करें। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण, खेल प्रशिक्षण, ठीक है। इसके जरिए खिलाड़ी के जो स्तर है उसको सुधारा जा सकता है, खिलाड़ी की कमियों को पहचान के उसकी कमियों को दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कई तरह के सिद्धांत होते हैं, जैसे अतिभार का सिद्धांत, प्रगति क्रम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, ये सिद्धांत होते हैं। इन सभी सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है। मान लो जैसे कि किसी का वजन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में ट्रेनिंग में उसको ऐसी डाइट बताई जाएगी कि वो अपने वजन को कम कर सके। वजन कम होगा तो उसका खेल में प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस का महत्व बताया जाता है, विविधता का महत्व बताया जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दो खिलाड़ियों के बीच में डिफरेंस होते हैं, व्यक्तिगत भेद होता है, उनको समझाया जाएगा कि हर व्यक्ति के अंदर एक अलग योग्यता होती है, किसी के पास कोई योग्यता है तो किसी के पास कोई और योग्यता है, तो अपनी योग्यता के अनुसार अपने खेल प्रदर्शन को सुधारें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। शारीरिक विधियों से क्या तात्पर्य है और खेल कूद क्षेत्र में प्रतिबंधित विधियों के बारे में आपको बताना है। तो शारीरिक विधियां में आती है ब्लड डोपिंग, रक्त डोपिंग, जीन डोपिंग वगैरह, ये हो गया। रासायनिक तथा भौतिक जोड़ तोड़, ऑटोगलस, होमोगलस, ठीक है। अब समझते हैं ब्लड डोपिंग में क्या होता है। देखिए, ब्लड डोपिंग जो होती है इसमें लाल, मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि डोपिंग वाला मैं टॉपिक आपको डिटेल में बताऊंगा, ये वही टॉपिक है। देखिए, आप समझिए, ब्लड डोपिंग यानी कि जो खून होता है उसका डोपिंग, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करने की एक विधि होती है ये, जो गलत और प्रतिदिन पदार्थों के प्रयोग के रूप में परिभाषित की जाती है। इसमें दो तरह की विधि आती है, एक तो होता है ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग और होता है होमोलोगस ब्लड डोपिंग। ऑटोलोगस क्या होता है, इसमें समझिए, इसमें खेल प्रतियोगिता से कुछ हफ्ते पहले कोई खिलाड़ी है, उसकी प्रतियोगिता होने वाली है, उससे कुछ वक्त पहले खिलाड़ी के को रक्त चढ़ा दिया जाएगा, उसको ब्लड दे दिया जाता है। इसे ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग कहा जाता है। होमोलोगस में क्या होता है, जब एक व्यक्ति के शरीर से ताज़ा रक्त लेकर सीधे दूसरे खिलाड़ी के शरीर में चढ़ा दिया जाए, इसे होमोलोगस ब्लड डोपिंग कहते हैं। इसे लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, हमारी आरबीसी जो होती है, उसकी संख्या बढ़ जाती है। इससे हमारे मांसपेशी में ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ जाएगी, हमारी जो खिलाड़ी हैं उसकी सहन क्षमता बढ़ जाएगी, खिलाड़ी का खेल का प्रदर्शन बढ़ जाएगा, ये सब होता है। जीन डोपिंग में क्या होता है, जीन डोपिंग में खिलाड़ी के शरीर के खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कोशिकाओं या जीन्स के साथ तोड़ मोड़ कर दी जाती है, ठीक है। और रासायनिक और भौतिक जोड़ तोड़ में क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, ये डोपिंग नियंत्रण के दौरान सैंपल के साथ छेड़छाड़ करके करने का प्रयास करते हैं।
प्रतियोगिता के दौरान या बाद में प्रतिबंधित भी हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि गलत मेडिसिन ले रहा है, कोई गलत तरीके से डोपिंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें तो खिलाड़ी को पता लग जाता है अगर, तो उसको बैन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब होता है। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो खत्म हो जाता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।